अजय आलोक जी, आपके पास पहुंचते हुए हालांकि प्रधानमंत्री की हमने पूरी बातें अपने दर्शकों को सुना दी हैं और वो काफी है ये बताने के लिए कि पीएम किस भाव के साथ ये कह रहे हैं, लेकिन अब 2014 में उन्होंने कहा फोन हैंग होता था, 2019 में फिर से जनता ने उनको चूज किया है, चुना है, 2024 के लिए पिच कर रहे हैं क्या वो? इसके बाद क्या? अब हैंग होने वाले फोन तो बहुत पुरानी बात हो गई, और जो फोन हैंग ही होना होता है तो महंगा से महंगा फोन भी कभी कभी हैंग हो जाता है। अजय आलोक जी। नहीं, वो तो फोन हैंग हुआ था, फोन बदल भी गया, नया फोन आ गया बिल्कुल, और नया फोन चल रहा है और बिल्कुल यही मॉडल अभी कंटिन्यू करेगा। देखिए अंजना जी, 2014 में वो बदलाव का चुनाव था। एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व पे देश ने विश्वास किया जो गुजरात को ऑलरेडी 12 साल में देश को दिखा चुका था कि वो क्या कर सकता है। जब 1.5 लाख करोड़ की बजट को गुजरात में 12 वर्षों में 18 लाख करोड़ का पहुंचा दिया और गुजरात का योगदान जीडीपी में, भारत के जीडीपी में ऑलमोस्ट 16 to 17% कर दिया, ये थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि। उसके बदौलत जनता ने एक बदलाव का मन बनाया। 2014 से 19 हमारे बदलाव के वर्ष गए। 19 में जो मैंडेट मिला वो विश्वास का था। वो इस विश्वास का था कि जो बदलाव आया है 5 सालों में, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बढ़ के मैंडेट मिला, 282 से 303 गए। और 24 में जो मैंडेट मिलेगा वो बिल्कुल आत्मन से भरे हुए विश्वास और भारत की बुलंदियों को छूने का मैंडेट मिलेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो देश को एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर करेगा। हम जब कहते हैं ये सब कि क्यों, तो उसके पीछे कारण है। देखिए, मैंने हमेशा पहले भी आपको कहा है, ऐसा नहीं कि देश में काम नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले बहुत काम हुए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इन कामों की गति और स्केल, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन एंड स्केल, गति और फैलाव जिस तेजी से हुआ है वो अभूतपूर्व है। अब देखिए, 9 साल के निर्माण के वर्ष में है, किसको कहता हूं, ये निर्माण के वर्ष है 9 साल। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों के घर मिल गए। ये आप मामूली पब्लिक समझती हैं, 4 करोड़ घर। यहां एक घर बनवाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। 11 करोड़ शौचालय। 2014 तक 98,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क थी हमारी, आज हमारे पास 1,48,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। वाटरवे हमने कभी सुना नहीं था। 70 से 145 एयरपोर्ट, अभूतपूर्व है ये। एम्स का निर्माण, नए एम्स का निर्माण, नए आईटीज का निर्माण, 1 लाख मेडिकल सीटों में इजाफा। हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है, हालांकि ये भी कम है, हमें और बढ़ानी है इसको। आप ये देखिए, देश की सीमाओं पे बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसको हम लोग सबसे बड़ा इश्यू मानते थे, जिसको पहले की सरकारें कहती थी कि नहीं, अगर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये दुश्मन को मदद करेगा। क्या मतलब सोच क्या थी? आज बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पे 5,000 किलोमीटर हम सड़क बना चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नया पार्लियामेंट, जो देश को देख के हर भारतीयों के मतलब छाती गर्व से चौड़े हो जाते हैं कि हमारे देश की नई पार्लियामेंट है, उसमें भी बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, ये निर्माण के वर्ष थे 9 वर्ष, और जिस तरह से 9 साढ़े 9 वर्ष निर्माण के वर्ष में जा रहे हैं, आने वाला 24 का चुनाव निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के प्रति एक लोगों का विश्वास, एक भरोसा अब एक नतीजे की शक्ल लेगा। हम 350 पार करेंगे। ठीक है, आलोक जी कुछ देर में जुड़ेंगे, तब तक आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि जिस स्केल में और जिस स्पीड के साथ, यानी गति और फैलाव के साथ पिछले 9 साढ़े 9 सालों में काम हुआ है देश में, वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, उसी तेजी के साथ सरकार काम कर रही है। नहीं अंजना जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का मैंने पूरा भाषण सुना और वो कुछ चीजों पे आके थोड़ा सा रुके, अटके और बोले कि 2G स्कैम में क्या होता था मैं नहीं बोलूंगा, वरना पत्रकार वही छापेंगे। लेकिन वो अपनी बात समझाने में कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कहना चाहते थे। तो मैं वहां से शुरू करता हूं और फिर उसके बाद आलोक जी का भी जवाब देता हूं। 2G स्कैम, क्या ये सही नहीं है कि 2G स्कैम इस देश का सबसे बड़ा झूठा स्कैम था जो कभी हुआ ही नहीं? क्या ये सही नहीं है कि 1,70,000 करोड़ का एक मन माफिक जो शब्द था, जो गिनती बनाई विनोद राय जी को, जो सीएजी के उस समय डायरेक्टर थे, जिनको बाद में पद्म भूषण भी दिया गया मोदी गवर्नमेंट में, वो पूरा का पूरा झूठा किस्सा था। आशुतोष उस समय के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जो जज थे ऑनरेबल ओपी सैनी जी ने साफ साफ कहा कि मैं बैठा रहा 7 साल तक, इंतजार करता रहा। आप ही जवाब दीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है, सुन लीजिए, विनती है आपसे, क्योंकि आप ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में आपके प्रमुख साथियों में से एक अरविंद केजरीवाल है, और वो तो सत्ता में आए ही 2G और ये कोल स्कैम के
खिलाफ जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान किया था। तो इस अगर आप मानते हैं कि 2G में जो कोर्ट की रूलिंग्स थी, लेकिन तो सबसे पहले तो आपको उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो अंजना जी, ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल ही अकेले व्यक्ति नहीं थे। कौन व्यक्ति था जिसने इस पूरे नैरेटिव को बनाया था? क्या दिवंगत अरुण जेटली जी नहीं थे जिनको मुंह की खानी पड़ी थी? क्या विनोद राय जी ने एक भी स्टेटमेंट पत्रकारों को उसके बाद दिया है जजमेंट में? 1500 पन्ने का जजमेंट आया है और जज कहता रहा कि मैं 7 सालों तक, जिसमें गर्मी की छुट्टियां भी शामिल थी, मैं रोज बैठा 10 से 5 और मैं इंतजार करता रहा कि एक सबूत भी दे, लेकिन सीबीआई एक सबूत नहीं दे पाई। और वो एक ऐसा केस था जिसने देश की सत्ता को बदला और ये दिखाया कि यूपीए गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार था। लेकिन क्या हुआ? ये असल में इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठा स्कैम था। और तभी से भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और तरीके से बोलते रहो, और जो इसमें मदद करेगा उसको हम सर्वोच्च सम्मान देंगे। क्या डीमोनेटाइजेशन का वो आपको भाषण याद है प्रधानमंत्री मोदी का? क्या किसी चैनल ने चलाया कि 100 दिन दे दो मित्रों, जो गलती होगी जिस चौराहे पे खड़ा करोगे मैं सजा खाने को तैयार हूं? आज कोई बात करता है भारतीय जनता पार्टी में? क्या लैंड एक्विजिशन का वो बिल याद है जिसका अमेंडमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हो गए थे? हजारों लाखों की तादाद में लगातार आत्महत्याएं कर रहे थे किसान। क्या रोल बैक क्यों किया? क्या काले 3 कानून गलत थे? क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होती है? देखिए, ये अपने आप की तारीफ करना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी, और मुझे बहुत दुख है कि ये प्रधानमंत्री को आदत सी हो गई है और वो जानते हैं कि हमारे पास इस समय जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, न 15 लाख, न डीमोनेटाइजेशन, न कोई ऐसी बातें जो पिछले 5-10 सालों से बोल के आए थे। तो अब सिर्फ वैसी बातें करो। और रही बात आपको नए जमाने की, मैं कहता हूं कि 2080 में जैसा भारत था 2090 में उससे 10 गुना अच्छा था। 2090 में जैसा भारत था 2000 में उससे अच्छा था। 2000 में जो भारत था 2010 में उससे अच्छा, 2010 में जो है वो 2020 में उससे अच्छा। ये तो सेल्फ प्रगति है। क्या इसमें देश की जनता और देश के लोगों का काम नहीं है? क्या उसमें पूर्ववर्ती सरकारों का काम नहीं है? या सिर्फ वही कहते हैं जैसे एक व्हाट्सएप पे एक ने कहा कि आजादी तो हमको लीज में मिली थी, 2014 के बाद आजादी मिली है। क्या आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सिर्फ यही मानते हैं कि इस देश में पुरातन काल चल रहा था 2014 के बाद। 2014 के बाद एकदम से शटर खुला और दुनिया जाग गई। ठीक है, इस तरीके के ठीक है। दिखा अरविंद जी एक बार बोल लें, उसके बाद अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। एक बार अरविंद जी बोल लें। अरविंद जी बार बार ये कहते हैं और खूब सर्कुलेट भी होता है ये सोशल मीडिया पर कि बीजेपी तो यही प्रोजेक्ट करती है कि भारत में लोग ऑक्सीजन भी ले रहे हैं तो 2014 के बाद ही ले रहे हैं, जो भी अच्छा हो रहा है 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले तो जैसे देश में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। जवाब दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, कब कहा ये बात? कभी नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि 2014 के बाद जो देश कैसे विकास की तरफ जा रहा है, या देश के विकास की स्पीड क्या है, या गरीबों के लिए हमने क्या क्या काम किए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ तौर पर कह दिया है कि सब जाइए, ग्राउंड में जाइए और काम बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए। वही वो कर रहे हैं। और यही लोकतंत्र में सरकार का फर्ज होता है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हमने गरीब गुरबा के लिए क्या काम किया, हमने मिडिल क्लास के लिए क्या काम किया, हमने सेना के लिए क्या काम किया, हमने किसानों के लिए क्या काम किया। कहो तो एक एक काम मैं गिना दूं, मेरे पास बैठी हुई है पूरी लिस्ट बना के मैं बैठा हुआ, हर मंत्री बना के बैठा हुआ, हर कार्यकर्ता बना के बैठा हुआ। तो जनता तो उसको महसूस कर रही है। अभी अजय आलोक जी ने सही बताया कि 11 करोड़ जो शौचालय बना के दिए, क्या वो गांव की जनता इस्तेमाल नहीं करे? जिनको पक्के मकान बने, क्या वो मोदी जी को भगवान नहीं मानेंगे? या जिन किसानों को, छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए महीने मिलता है, क्या वो उनको धन्यवाद नहीं करेंगे? और खाली धन्यवाद नहीं करेंगे, 14 के बाद 19 में भी चुनाव जिता के ज्यादा से ज्यादा सीटों में भेजा। और इसी तरीके से ये जो आने वाला 24 का चुनाव होगा, वो इसी ग्राउंड पे मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि देश अगर कोई पलट के पूछा कि नए फोन कभी हैंग नहीं होते क्या? हैंग फोन तो एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ। कि पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। ये तो जनता महसूस कर रही है भाई। इसमें कोई बार बार हमको कहने की जरूरत है ना, आपको पूछने की जरूरत है। जो गरीब को ये 13,000 करोड़ रुपए अभी दिए, पिछले हफ्ते ही 10 दिन पहले। हाँ। किसको दिए? लोहार, नाई, मोची, धोबी, बढ़ई, इन लोगों, रिक्शा चालक, उनके लिए अलग से रेहड़ी पटरी वाले को 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई।
22,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए दिए कि आदिवासी के बच्चे जो है ना उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो ये वो महसूस नहीं करेंगे, इसका फायदा उनको नहीं मिल रहा। फायदा उनको पूरा मिल रहा है क्योंकि सारा काम डिजिटल से हो रहा है। डीबीडी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, उनके अकाउंट में जा रहा है, बीच में कोई दलाली का चक्कर ही नहीं है जो पहले राजीव गांधी जी कहा करते। ये तो आशुतोष जी सबसे बड़ी उपलब्धि है मौजूदा सरकार की, जिससे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जब शुरू में अकाउंट्स खोले गए थे तो बार बार हुआ कि क्यों नहीं वो पैसा नहीं पहुंचा, 15 लाख 16 लाख जो भी था। लेकिन सवाल यह है कि डीबीटी शायद इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर पैसा सीधा लोगों के अकाउंट्स में जा रहा है और उसका चुनावी फायदा भी उनको मिलता है, ये भी एक हिस्सा है उसका, लेकिन सीधा पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचना, बिचौलियों का खत्म होना, ये एक उपलब्धि है जिसको कोई नकार नहीं सकता। अंजना जी, आज से 50 साल पहले इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी लिखी जाती थी, वो कई दिनों बाद आपके पास पहुंचती थी। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं था, कब खुला था? कई रास्तों में आती थी चिट्ठियां, कोई पढ़ भी सकता था, कोई नहीं भी पढ़ सकता था। ये वाली दलील कैसे चलेगी? मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन आज आपके पास बैंक अकाउंट कब से खुल रहा है देश में? आज आपके पास सेकंडों में आपके सुनिए मेरी बात सुनिए, अब मैं उसी पे आ रहा हूं। जब आज आपके पास सेकंडों में आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम से मैसेज आ जाता है और इंक्रिप्टेड होता है कि 1 to 1 रहेगा, कहीं भी नहीं लीक करेगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर 1970 में रहा होगा, 1947 में हुआ होगा, तो उसका फायदा तो आम जनता को मिलेगा ही मिलेगा। अरे बैंक अकाउंट मेरा एक कब से सवाल का खुलना जवाब शुरू हुआ ये देश में? कि कैसी बात कर एक रहे हैं बात समझ नहीं आशुतोष पा जी? रहा हूं। थोड़ा तो दलील के साथ बात कीजिए ना। मैसेज नहीं, मोबाइल पे ना आए कि आपके अकाउंट में 500 रुपया या 1000 रुपया पहुंचा, लेकिन अकाउंट तो खोले जा सकते थे ना, पैसा जा सकता था अकाउंट में। नहीं अंजना जी, पैसा जा सकता था। डिजिटली ट्रांसफर कब से होना शुरू हुआ? डिजिटली 1 to 1 आप कब से स्टार्ट कर रही हैं? आप कब से गूगल पे स्टार्ट कर रही हैं? आप कब से यूपीआई स्टार्ट कर रही हैं? आप इस चीज को भी देखिए ना, चीजों में ट्रांसपेरेंसी। जब जैसे जैसे सूचना क्रांति आएगी, जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट आएगा, हमारे यहाँ पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। और हमारे यहाँ नहीं, विश्व में कहीं भी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी जैसे आप डिजिटलाइजेशन करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है। आलोक शर्मा जी का इंतजार है हमें। कोई कमीशन ले ले, जैसे सरकार में अक्सर करते रहते हैं, तो कोई बात है। आलोक शर्मा का इंतजार है हमें। इसका एक काउंटर जल्दी से अजय जी आप दे दीजिए जल्दी से। देखिए, मुझे पता था कि हम जब तर्कों पे बात कर रहे हैं तो ये कुतर्क करेंगे या इधर उधर की बात करेंगे। और स्वाभाविक है अंजना जी, डिजिटल पेमेंट जब हमने शुरू की थी 2014-15 में इसकी बात हुई थी, भीम ऐप, रुपे और बाकी लोगों की, तो ये लोग पार्लियामेंट में कहते थे कि इस देश के गांव का व्यक्ति इंटरनेट कैसे चलाएगा। अब मैं समझ सकता हूं डिजिटल पेमेंट से इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन यानी इंडिया अलायंस, इनको दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि डकैती इनकी बंद हो गई, इनकी डकैती बंद हो गई क्योंकि डायरेक्ट पैसे जाने लगे अकाउंट में। बीच में नहीं, मैं जब एक मिनट, जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की घोषणा की थी, तब प्रधानमंत्री जी का ये लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या करेंगे मोदी जी जनधन योजना खोल के, क्या करेंगे। आज 48 करोड़ जनधन योजना के अकाउंट्स हैं और डीबीटी का पैसा डायरेक्टली उनके पास बेनिफिट होता है। आज हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज हमसे टेक्नोलॉजी मांग रही है कि हमें रुपए टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें बाकी टेक्नोलॉजी दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन, टैक्स बेस, आप नोटबंदी की बात कर रहे थे ना। नोटबंदी के समय हमारा टैक्स पेयर बेस होता था 4.5 करोड़, आज हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ के 10 करोड़ हो चुका है। स्टार्टअप जब हम आए थे उस वक्त मुश्किल से 3000 होते थे, आज 90,000 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं साहब। आशुतोष जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है भाई, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता छोड़िए, ये सब चीज से देश को फायदा हो रहा है। कल को मान लीजिए हमारी सरकार आएगी, नहीं आएगी 20-25 साल के बाद, जो भी सरकार आएगी तो उससे देश को ही फायदा होगा ना, क्योंकि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके होंगे।